मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जीएस बिजनेस क्लासेस पटना में आपका स्वागत है। मैं सुनील कुमार सिंह आपके बीच राज्य व्यवस्था पर बात करूंगा। और राज्य व्यवस्था में हम आज चर्चा करेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका की। मित्रों, जैसा कि आप जानते हो कि प्रस्तावना या उद्देशिका का विचार पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। और प्रस्तावना या उद्देशिका संविधान का वह सारांश होता है जिसमें संविधान के मूलभूत तत्वों का विवरण मिलता है। अगर हम प्रस्तावना का अध्ययन कर लें तो हम संविधान की मूल भावना को, मेन थीम को समझ सकते हैं कि संविधान किस उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है। और ये पता चलता है कि संविधान का मूल आधार क्या है। इस प्रस्तावना को संविधान की आत्मा भी कहा गया है, संविधान की कुंजी भी कहा गया है। संविधान सभा के एक सदस्य पंडित ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कह के पुकारा है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि एक विद्वान है नानी पलकीवाला, उन्होंने इसे परिचय के रूप में परिभाषित किया है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि प्रस्तावना आखिर है क्या और इस प्रस्तावना को संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया। तो मित्रों, इस प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया। किसने प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। और इस प्रस्तावना को संविधान सभा ने पारित कब किया? इस प्रस्तावना को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और प्रस्तावना की शुरुआत कैसे होती है? प्रस्तावना की शुरुआत होती है हम भारत के लोग से। प्रस्तावना की भाषा के संबंध में कहा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण बहुत संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए एवं उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बनता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित एवं आत्मप्रेरित करते हैं। और संविधान के इस प्रस्तावना के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है? मित्रों, सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय में ये कहा था, बेरूबारी बनाम भारत संघवाद, बेरूबारी बनाम भारत संघवाद, नाइनटीन 1960 में जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, इसलिए इसमें संशोधन भी नहीं हो सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक दूसरे केस में ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद बनाम नाइनटीन 1973 में
ये कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। प्रस्तावना संविधान का अंग है। और इसमें संशोधन भी हो सकता है। और मैं बता दूं कि प्रस्तावना में संविधान के महत्वपूर्ण लक्षणों का सारांश में विवरण है। और मैं बता दूं, जैसे इस प्रस्तावना में हम भारत के लोग हैं, इसका मतलब है कि संविधान प्रस्तावना के माध्यम से इस बात को स्वीकार करता है कि सत्ता का स्रोत जनता है, सत्ता का स्रोत जनता है और सर्वोच्च संप्रभुता जनता में निहित है। और संविधान सभा ने भारत की समस्त जनता की ओर से इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत किया है। दूसरा तत्व है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है संप्रभुता, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं सोवरेनिटी। और सोवरेनिटी का मतलब होता है कि भारत आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के मामले में किसी अन्य देश पर आश्रित नहीं है, वह इसके लिए स्वयं सक्षम है। और मैं बता दूं कि भारत जब ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अधीन था तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था, लेकिन भारत जब आज़ाद हुआ तो एक संप्रभु राष्ट्र बना और प्रस्तावना के माध्यम से संप्रभुता को स्वीकारा गया है। उसके बाद कहा गया है समाजवादी। प्रस्तावना में एक शब्द है समाजवादी, जिसको बाद में जोड़ा गया है, इसको बाद में जोड़ा गया है। इसको प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया है। और समाजवाद से समाजवादी शब्द की उत्पत्ति हुई है। और समाजवाद वह अवधारणा है जिसके अंतर्गत देश के संसाधन, उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर समाज के सभी वर्गों का समान अधिकार होता है। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना के अंतर्गत समाजवादी शब्द को जोड़ा गया है, लेकिन भारत में पूर्ण समाजवाद नहीं है। मित्रों, क्यों? क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। और मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुण है कि वह अर्थव्यवस्था जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सहअस्तित्व हो, उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसीलिए भारत एक पूर्ण समाजवादी राज्य नहीं है। अगर पूर्ण समाजवादी हो जाएगा तो सभी संसाधनों का राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। हमारे देश में कुछ संसाधन उत्पादन वितरण के साधन सार्वजनिक क्षेत्र में है और कुछ संसाधन उत्पादन वितरण के साधन निजी हाथों में है। इसका मतलब कि यहाँ सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का सह-अस्तित्व है। उसके बाद कहा गया है पंथ निरपेक्ष। मित्रों, संविधान में पंथ निरपेक्ष शब्द बाद में जोड़ा गया है और पंथ निरपेक्ष को सेकुलरिज्म कहा जाता है। और पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य विभिन्न पंथों के मामले में तटस्थ है, निरपेक्ष है। इसी पंथ निरपेक्ष शब्द को धर्मनिरपेक्ष शब्द के रूप में अधिक ख्याति प्राप्त हुई है। पंथ निरपेक्ष शब्द को धर्मनिरपेक्ष शब्द के रूप में ख्याति प्राप्त हुई है। और धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है, राज्य धर्म के मामले में तटस्थ है। वह सभी धर्मों का समान रूप से आदर करता है। वह न किसी धर्म को बढ़ावा देता है, न किसी धर्म में हस्तक्षेप करता है, बल्कि सबके प्रति समान भाव रखता है। और पंथ निरपेक्ष शब्द भी जोड़ा गया है बाद में। कब जोड़ा गया है? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। उसके बाद कहा गया है लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मित्रों, लोकतंत्रात्मक गणराज्य का मतलब हुआ कि भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है जहाँ प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्था है। और गणराज्य का मतलब हुआ जहाँ राष्ट्राध्यक्ष का चुनाव होता है। तो भारत लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। इसका मतलब कि भारत में प्रतिनिधिमूलक लोकतंत्र है और राष्ट्रपति का चुनाव होता है। उसके बाद कहा गया है न्याय। मित्रों, प्रस्तावना में 3 तरह के न्याय की चर्चा की गई है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की चर्चा की। सामाजिक न्याय का मतलब क्या हुआ? सामाजिक न्याय का मतलब हुआ कि समाज में जाति, धर्म, वर्ग, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होनी चाहिए। सामाजिक न्याय के बाद आर्थिक न्याय की बात कही गई है। आर्थिक न्याय का मतलब हुआ सबको जीविकोपार्जन करने के लिए आर्थिक
संसाधन उपलब्ध कराया जाए। और राजनीतिक न्याय का मतलब होता है कि राजनीतिक मामलों में, राजनीतिक क्रियाकलापों में सबको समान अधिकार हो। इसका मतलब कि प्रत्येक नागरिक को 3 तरह का न्याय देने का संकल्प व्यक्त किया गया है प्रस्तावना के जरिए। उसके बाद कहा गया विचार अभिव्यक्ति। विचार अभिव्यक्ति का मतलब हुआ अपनी भावना को अभिव्यक्त करना। और विश्वास, धर्म में उपासना की स्वतंत्रता। तो मित्रों, मैं बता दूं कि प्रस्तावना के अंतर्गत हर नागरिक को अपने अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की आज़ादी मिली है और अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार अपने अपने धर्म की प्रति उपासना करने की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद कहा गया है प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता। हर नागरिक को समान प्रतिष्ठा के साथ विकास करने के लिए समान अवसर उपलब्ध कराने का प्रस्तावना में किया गया है। उसके बाद कहा गया है व्यक्ति गरिमा। व्यक्ति गरिमा का मतलब होता है व्यक्ति का स्वाभिमान, और व्यक्ति के स्वाभिमान का मतलब हुआ कि व्यक्ति को इतना स्वावलंबी बनाया जाए कि वह अपनी जरूरतों को पूरा कर सके। और इसलिए हर व्यक्ति के स्वाभिमान की रक्षा का संकल्प व्यक्त किया गया है। उसके बाद कहा गया है बंधुता। बंधुता का मतलब होता है भाईचारा। आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत करने का संकल्प व्यक्त किया गया है। उसके बाद है अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, मैं बता दूं। उसके बाद है अखंडता। ये अखंडता जो शब्द है ये भी बाद में जोड़ा गया है। और अखंडता का मतलब हुआ कि भारत का अब कोई विभाजन नहीं होगा। भारत एक अखंड राष्ट्र है। एक बार भारत का विभाजन हुआ है सांप्रदायिक आधार पर 1947 में। अब भारत का कोई टुकड़ा नहीं हो सकता है। इसका मतलब कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ बहुलता है, विविधता है, लेकिन इस बहुलता और विविधता में एकता है और एकता में हमारी ताकत है। और भारत एक अखंड राष्ट्र है। भारत का कोई विभाजन नहीं हो सकता है। इसका मतलब प्रस्तावना में संविधान के महत्वपूर्ण तत्वों का सारांश में विवरण मिलता है। अब इसी पर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। और मैं बता दूं कि इस प्रस्तावना से क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे बीपीएससी का एग्जाम हो, चाहे बिहार दरोगा एग्जाम हो या अदर्स ग्रेजुएट लेवल एग्जाम हो, इस पोर्शन से क्वेश्चन आना तय है। मैंने आपसे चर्चा किया है कि प्रस्तावना को संविधान का हिस्सा माना जाए या नहीं। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के 2 निर्णय हैं और दोनों निर्णय में 2 तरह की बातें कही गई है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही निर्णय में कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है 1960 में, लेकिन अपने ही निर्णय को बदल दिया कब 1973 में और स्पष्ट कहा कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन भी हो सकता है। बाद में LIC बना भारत संघवाद 1985 में भी सुप्रीम कोर्ट की यही व्याख्या थी कि प्रस्तावना संविधान का अंग है और इसमें संशोधन हो सकता है, लेकिन प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है कि क्या प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, क्या न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है, नहीं। प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब कि न्यायालय इसको लागू नहीं करा सकती है। ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत VBI क्वेश्चन है कि क्या प्रस्तावना न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, नो। अब हम देखेंगे इस पर कुछ सवाल, इस पर कुछ महत्वपूर्ण जो सवाल हैं मैं आपके सामने उन सवालों को लेकर आया हूं और मैं चाहता हूं कि उन सवालों को आप भी देखें और हाथ में कलम लीजिए और कॉपी लीजिए और अपने संस्मरण को ताज़ा कीजिए। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो से आपको अधिक से अधिक लाभ हो और वीडियो को अगर आप लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, अधिक से अधिक शेयर करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। GS विजन क्लासेस पटना आपकी आगे भी सेवा करेगी। मुझे विश्वास है कि कोरोना काल में बहुत सारे लोग घरों में कैद हैं, लेकिन हमारे वॉरियर्स, हमारे योद्धा, हमारे वीर योद्धा जो हमारे शिक्षक हैं वो आपके बीच हैं। मैं बता दूं कि मैं किसी भी विद्यार्थी से 1 रुपया नहीं ले रहा हूं, लेकिन सभी विद्यार्थियों के हित में, बिहार के हित में
हम लोगों ने निर्णय लिया है, ऐतिहासिक निर्णय लिया है कि हम अधिक से अधिक लाभान्वित करेंगे। अभी बीपीएससी मेंस का एग्जाम है, बिहार दरोगा मेंस का एग्जाम है, उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत जल्द बीपीएससी मेंस पर हम लोग यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से क्लास चलाएंगे। और जो बीपीएससी, जो 65वीं बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं, मैं उनको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द उनके बीच हमारे शिक्षक आएंगे और अपनी बात रखेंगे, और जो भी संभावित क्वेश्चन बन सकता है बीपीएससी मेंस के लिए, उस पर अपनी अभिव्यक्ति, अपनी राय रखेंगे। आप उसको सुने, उस लेक्चर को फॉलो अप करें और उससे लाभान्वित हों। हमारी कोशिश होगी कि हमारे जो बच्चे हैं बिहार में हो, यूपी में हो, झारखंड में हो या दिल्ली में बैठे हों, मैं सबको यह सूचना देना चाहता हूं कि 1-2 दिन के अंदर 65वीं बीपीएससी मेंस के लिए हमारी टीम, संस्था काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है, उस पर हम लोग लगे हुए हैं। और बहुत जल्द जीएस के अलावा ऑप्शनल पर हम संभावित क्वेश्चन को लेकर आएंगे और आपसे बात करेंगे। और मैं अगले वीडियो में मैं आपको प्रस्तावना या उद्देशिका पर जो महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए हैं उस पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन पर बात करूंगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद।